हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। मैं सुषमा पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम 5th सेमेस्टर के मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। देखिए, हमारा फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट का एग्ज़ाम होना है। तो हमने 2 दिन यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, 2 दिन थर्ड सेमेस्टर का और 2 दिन 5th सेमेस्टर का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। आज 5th सेमेस्टर का फर्स्ट मॉडल पेपर आज से स्टार्ट कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर लिया गया है और जो पेपर है वो पेपर फर्स्ट करेंगे। पेपर फर्स्ट जब खत्म हो जाएगा, जब पेपर सेकंड का एग्जाम होगा तो पेपर सेकंड को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये 5th सेमेस्टर के लिए मॉडल पेपर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तुलनात्मक राजनीति से क्या अभिप्राय, यानी तुलनात्मक राजनीति के बारे में पूछा जा रहा है कि उससे आप क्या समझते हैं, यानी उसका क्या अभिप्राय है। आंसर देखते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप। ये दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन यानी लॉन्ग क्वेश्चंस का आंसर हम देखेंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो उसको किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है। यहाँ देखिए, राजनीति एक अविरल, कालातीत, सतत परिवर्तनशील और सार्वजनिक कार्यकलाप है जिसकी महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति विषमावस्था आ पड़ने पर उसका समाधान करने के लिए निर्णय निर्माण करने में होती है। यानी कि राजनीति के एक अविरल, कालातीत, सतत परिवर्तनशील और सार्वजनिक कार्यकलाप है। इसका मतलब है कि जो राजनीति है यानी जो पॉलिटिक्स है वो क्या है, एक अविरल है, कालातीत है और सतत परिवर्तनशील, हमेशा गतिशील रहता है। और सार्वजनिक कार्यकलाप है, और सार्वजनिक जो क्रियाकलाप है वो होती है जिसकी महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति, इसकी महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति क्या होती है, विषमावस्था आ पड़ने पर उसका समाधान करने के लिए निर्णय निर्माण करने में होती है। यानी कि विषमावस्था जब आती है तो उसके समाधान के लिए राजनीति क्या है, आप समझ सकते हैं। राजनीति यानी पॉलिटिक्स को हम डेली लाइफ में देख रहे हैं तो उसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, निर्णय निर्माण के लिए जो पॉलिटिक्स है उसकी आवश्यकता पड़ती है। किसी मुद्दे पर, किसी भी टॉपिक्स पर या कोई एजेंडा है उस पर वाद विवाद हो रहा है तो पॉलिटिक्स ही उसमें, जो राजनीति है उसकी मेन भूमिका होती है। यह एक विशेष प्रकार की क्रिया है जो मानव व्यवहार के रूप में, मानव व्यवहार के एक रूप में से प्रवाहित होती है। यानी एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया होती है पॉलिटिक्स, जो मानव व्यवहार यानी मानव के व्यवहार कैसे हैं, बातचीत करने का व्यवहार या किसी भी व्यवहार के बारे में एक रूप में से प्रभावित होती है। इसका निर्देश उस निर्णय निर्माण से है जिसमें कुछ न कुछ राजनीतिक कार्यकलाप निहित होता है। या दूसरी बात है कि राजनीति वैज्ञानिक राजनीति कार्य की व्याख्या अपने अपने तरीके से करते हैं। यानी कि जो राजनीति है उसमें क्या छिपा होता है, देखिए उसमें क्या निहित होता है, इसमें कुछ न कुछ सार्वजनिक यानी जो राजनीतिक कार्यकलाप है वो निहित होते हैं। यानी कि इसका निर्देश उस निर्णय निर्माण से है जिसमें कुछ न कुछ राजनीतिक कार्यकलाप निहित होता है। या दूसरी बात है कि राजनीतिक वैज्ञानिक राजनीति की जो व्याख्या है वो अपने अपने तरीके से अलग अलग प्रकार से करते हैं, जिससे उन्हें रूढ़िवादी, परंपरावादी अथवा आधुनिकतावादी कहा जाता है। रूढ़िवादी यानी कि रूढ़िवादी किसे कहते हैं, जो पुरानी सोच है, कोई पुरानी प्रथाएं हैं उसको मानते आना, वो रूढ़िवादी हो गई। और परंपरावादी यानी किसी परंपरा का अनुसरण करना, वो परंपरावादी हो गया। और आधुनिकतावादी यानी जो आधुनिक समय के साथ सब कुछ बदल जाना। जैसे आप देख सकते हैं पॉलिटिक्स क्या है, एक तरीके से पॉलिटिक्स को देखा जाए तो उसमें जो रूढ़िवादी प्रक्रिया रही, जैसे रूढ़िवादी का मतलब कोई पुरानी सोच है, कोई पुरानी ख्यालात है, लोग ऐसा मानते हैं। कहा जाता है ना, बहुत सारे परंपराओं को देखेंगे कि ऐसा मानते हुए हमारे, तो वो रूढ़िवादिता है, उसको बदलने की ज़रूरत है तो उसको समय के साथ बदला जा सकता है। परंपरावादी एक होती है जब परंपरा का महत्व उसमें होता है, और आधुनिकतावादी यानी आधुनिक समय के हिसाब से किया जाता है। यही कारण है कि यदि ओकशॉट ने राजनीतिक क्रिया की परिभाषा ऐसे कार्यकलाप के रूप में की है, यानी कि ये जो ओकशॉट है वो कौन है, एक राजनीतिक वैज्ञानिक है। तो इन्होंने क्या किया है, देखिए ऐसे कार्यकलाप के रूप में की है जिसमें एक सभ्य संघ होने के नाते एक दूसरे से संबंधित लोग वांछनीयता के दृष्टिकोण से इस संबंध की व्यवस्थाओं और परिस्थितियों के बारे में सोचते हैं। इन्होंने क्या बताया, एक ऐसे कार्यकलाप के रूप में की है, राजनीति की जो परिभाषा इन्होंने ऐसे कार्यकलाप के रूप में दी है जिसमें एक सभ्य संघ, यानी सभ्य संघ का उन्हें सिविलाइज्ड जो संघ है, यूनियन है, इसके होने के नाते एक दूसरे से संबंधित लोग वांछनीयता के दृष्टिकोण से इस संबंध की व्यवस्थाओं और परिस्थितियों के बारे में सोचते हैं। यानी कि पॉलिटिक्स के जरिए, यानी पॉलिटिक्स या राजनीति के जरिए लोग क्या करते हैं, एक जो ऐसी परिस्थितियां हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उसके बारे में सोचते हैं। इन व्यवस्थाओं और परिस्थितियों में परिवर्तनों के लिए प्रस्ताव करते हैं। यानी कि कोई परिवर्तन करना है, जैसे रूढ़िवादिता कोई है,
रूढ़िवादी समाज में कोई रूढ़िवादी परंपरा चली तो उसको बदलने के लिए, उसकी जो परिस्थिति है उसको परिवर्तित करने के लिए प्रस्ताव रखते हैं, उसके लिए सोचते हैं, समझते हैं। ये सब राजनीति के ज़रिए ही होता है। प्रस्तावित परिवर्तनों और उनकी वांछनीयता के बारे में वैचारिक एकता लाने का प्रयास करते हैं, यानी कि लोग प्रयास करते रहते हैं। देखिए कोई रूढ़िवादी परंपरा है या फिर कोई भी नियम कानून वो लागू हो रही तो वो राजनीति के द्वारा, जैसे हमने पॉलिटिक्स में संसद के बारे में पढ़ा तो वो राजनीति के द्वारा जो नेता लोग हैं वही परिवर्तित कर सकते हैं, यानी उनके द्वारा कोई नियम कानून जो प्रस्तुत किया जाता है तो लोग उसे मानते हैं। और अगर वो कोई रूढ़िवादिता, किसी की कोई रूढ़िवादिता सोच है, कोई परंपरा कहीं पर चली आ रही है तो अगर उसको ख़त्म करना है, अगर वो अपराध है तो वो सरकार के द्वारा उस पर जब रोक लगाया जाएगा तभी उसे ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद देखिए प्रस्तावित परिवर्तनों और उनकी वांछनीयता के बारे में वैचारिक एकता लाने का प्रयास करते हैं और इन परिवर्तनों के संवर्धन के लिए उपयुक्त कार्य करते हैं। देखिए कौन कौन से कार्य करते हैं तो डेविड ईस्टन इसे मूल्यों के प्रति प्राधिकृति विनिधान के लिए कार्य समझते हैं, यानी कि हेरोल्ड लासवेल और रॉबर्ट डाहल इसे सत्ता के उपयोग में विशेष स्थिति कहते हैं और जिन ब्लांडेल निर्णय निर्माण के विषय पर अधिक बल देते हैं। ये जो साइंटिस्ट लोग हैं, यानी ये जो राजनीतिक वैज्ञानिक है, इन्होंने अपनी अपनी विचारधाराएं बताई हैं। यहाँ देख सकते हैं तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में राजनीति शब्द के 3 लक्ष्यार्थ है, यानी कि जो तुलनात्मक राजनीति है उसको, राजनीति को 3 शब्दों में, उसको लक्ष्य, राजनीति का जो लक्ष्य है वो 3 शब्दों में बताया गया है। कौन कौन से शब्द है देखिए यहाँ पर है, राजनीतिक कार्य है, राजनीतिक कार्य और क्रियाकलाप, यानी जो राजनीति के द्वारा जो पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटिकल नेता हैं उनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, यानी जो कार्यकलाप होते हैं उसके बारे में। दूसरा राजनीतिक जो प्रक्रिया है इसके बारे में, और तीसरा राजनीतिक सत्ता के बारे में, यानी कि जो तुलनात्मक राजनीति, जो तुलनात्मक राजनीति है उसको किस 3 शब्दों के द्वारा लक्ष्यार्थ किया जाता है। कैसे? राजनीतिक जो कार्यकलाप है, यानी जो कार्यकलाप, क्रियाकलाप कह सकते हैं, या जो कार्य होते हैं परिवर्तन के लिए उसको, राजनीतिक प्रक्रिया, वो जो उसका प्रोसेस कैसा है, और राजनीतिक सत्ता कैसी है। देखिए राजनीतिक कार्यकलाप यानी पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है, इसके अंतर्गत क्या होता है, राजनीतिक कार्य के अंतर्गत क्या कार्य किए जाते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंतर्गत वे प्रयास आते हैं जिनमें विरोध की स्थिति का निर्माण और समाधान ऐसे ढंग से किया जाता है, यानी कि जिससे सत्ता के लिए संघर्ष में रत लोग अपने हित की यथासंभव रक्षा कर सके। जो पॉलिटिकल एक्टिविटी यानी जो राजनीतिक कार्य, उसके अंतर्गत क्या प्रयास किए जाते हैं, जिनसे विरोध की स्थिति का निर्माण और समाधान ऐसे ढंग से किया जाता है, यानी अगर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही तो उसका अपोज करने के लिए भी दूसरे पक्ष यानी पक्ष विपक्ष में होता है, तो जो विपक्षी है उसका विरोध भी करते हैं। तो क्या हो रहा है कि विरोध जैसी स्थिति का निर्माण करना और समाधान ऐसे ढंग से किया जाता है जिससे सत्ता के लिए संघर्ष, यानी जब कोई पॉलिटिकल चेंज किया जा रहा है, कोई एक्टिविटी की जा रही है तो उसका अगर विरोध हो रहा है तो उसका समाधान भी ऐसे ढंग से किया जाता है कि जैसे जो सत्ता में लोग हैं, जो सत्ता में लोग संघर्ष कर रहे हैं, वो क्या हो, उनके यथासंभव यानी उनके हित की रक्षा करने का प्रयास किया जाता है। ये पॉलिटिकल एक्टिविटी में कार्य किए जाते हैं। देखिए ये जो राजनीतिक हैं वो कौन है, डेविड हेल्ड, इन्होंने क्या कहा है कि हमारी दृष्टि में, इन्होंने अपने नज़रिए से क्या होता है, हमारी दृष्टि में राजनीति एक परिघटना है जो सही समूहों, संस्थाओं तथा समाजों में तथा उनके बीच देखी जा सकती है। यानी राजनीति को हम कहाँ देख सकते हैं, जो पॉलिटिक्स है उसको हम देख सकते हैं ना। राजनीति एक परिघटना है, एक ऐसी घटना है जो हम समूहों में देख सकते हैं, संस्थाओं में देख सकते हैं। आप देख सकते हैं समूहों में लोगों के बात विचार से, संस्थाओं में देख सकते हैं जो संस्थाएं चल रही हैं, और समाजों में तथा उनके बीच देखी जा सकती है, जो मानवीय व्यवहार के सभी क्षेत्रों, निजी हो या अथवा सार्वजनिक, को समाहित कर लेती है। तो पॉलिटिक्स को हम हर जगह देखने को हमें मिलता है। ये संसाधनों के प्रयोग, उत्पादन व वितरण हेतु सहयोग, आदान प्रदान व संघर्ष की क्रियाओं में उजागर होती है। यह मानव जीवन का अनिवार्य तत्व है, यानी जो पॉलिटिक्स है वो मानव जीवन का एक मूलभूत तत्व है। समाज की रचना व पुनर्रचना का अपरिहार्य आयाम, यानी समाज की रचना करना, उसकी पुनर्रचना करना। समाज देखिए पहले समाज कैसा था, आज का समाज कैसा है, तो ये सारे जो बदलाव होते हैं वो राजनीति यानी पॉलिटिक्स के तहत ही किए जाते हैं। अतः राजनीति सत्ता के बारे में तथा इसका उन तत्वों से सरोकार है जो इसके विवरण व प्रयोग को प्रभावित व प्रतिबिंबित करते हैं तथा उनका संसाधनों
व वितरण पर जो प्रभाव पड़ता हो, राजनीतिक सामाजिक अभिकर्ताओं, दूतों तथा संस्थाओं की संशोधनकारी क्षमता से संबंधित है। यह शासनों या केवल प्रशासनिक व्यवस्थाओं का विषय है। यानी जो राजनीति है, जो पॉलिटिक्स है, जो कार्य करता है, जो क्रियाकलाप है पॉलिटिक्स के अंदर, वो केवल शासन और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के द्वारा किया जाता है, ये उसका विषय होता है। उसके बाद दूसरे जो साइंटिस्ट है राजनीति, उन्होंने क्या कहा है, एंड्रयू हेवुड ने क्या कहा है, राजनीतिक उत्प्रेरक है। यानी राजनीतिक क्या है, उत्प्रेरक है, क्योंकि लोग एक दूसरे से असहमत होते हैं। उन्होंने क्या कहा है, इन्होंने बताया कि राजनीति जो है वो उत्प्रेरक है। यानी उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से ऐसी भावना जिसमें वाद विवाद, लड़ाई झगड़े की संभावना होती है। उत्प्रेरक है क्योंकि लोग एक दूसरे से असहमत होते हैं। राजनीति में हमेशा पक्ष और विपक्ष होते हैं। कोई भी नियम कानून या कोई भी जो क्रियाकलाप है वो किया जाता है तो उसके विपक्ष में हमेशा लोग रहते हैं। आप जैसे देख सकते हैं, एज एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि यदि कोई समाज के लिए ही कुछ अच्छा कार्य करना चाहे, चाहे वो नेता हो, लीडर्स हो, या गांव में भी देख सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं, घर परिवार में भी देख सकते हैं, अगर लोगों की सोच उतनी अच्छी नहीं रही, पॉलिटिक्स से संबंधित नहीं रही, या आज के नज़रिए, आज के समाज की जो नज़रिया उस तरीके की नहीं रही, तो आप कोई भी कार्य करिए, चाहे पॉलिटिक्स में हो, चाहे कहीं पर भी हो, उसके अपोज में लोग ज़रूर खड़े होते हैं। यानी विपक्ष के लोग हमेशा रहते हैं। अपने बृहत्तम अर्थ में राजनीति ऐसी क्रिया है जिसके माध्यम से लोग उन सामान्य नियमों को बनाए रखते तथा संशोधित करते हैं जिनके अधीन वे रहते हैं। राजनीति के तहत क्या होता है कि ऐसे नियमों को बनाया जाता है जिनके अधीन लोग कार्य करते हैं, लोग रहते हैं। राजनीति अभिन्न रूप में संघर्ष व सहयोग की परिघटना से जुड़ी है। यानी राजनीति जो है वो संघर्षों से जुड़ी होती है, सहयोग की जो परिघटनाएं होती है उससे जुड़ी होती है। राजनीतिक एक क्रिया है जिससे शासन की किसी इकाई के अंतर्गत विविध हितों को समूचे समाज को अस्तित्व व कल्याण के महत्व के अनुपात में सत्ता का अंश देकर संतुष्ट किया जाता है। यानी राजनीति के तहत ही क्या होती है, जो शासन की इकाइयाँ होती है, यानी जितने भी देश में शासन प्रशासन चल रहे हैं वो नियम कानून के हिसाब से ही चलते हैं। तो उसको जो नियम है, जो कानून है, उसको प्रस्तावित कौन करते हैं, राजनीति के लोग, यानी जो पॉलिटिक्स के लोग होते हैं। कोई नियम लाना हो, कोई अधिनियम लाना हो तो वो प्रस्तावित करते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, जो तीसरे राजनीतिक है वो कौन है, जीके रॉबर्ट्स। जीके रॉबर्ट्स ने क्या कहा है, तुलनात्मक शासन विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं तथा उनकी संस्थाओं व क्रियाकलापों का अध्ययन समाहित करता है। यानी जो तुलनात्मक शासन है वो अलग अलग राजनीति जो है, राजनीति की जो व्यवस्थाएं हैं और जो अलग अलग संस्थाएं उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को समाहित करते हैं। लेकिन तुलनात्मक राजनीति राज्यों, उनकी संस्थाओं एवं राज्य की क्रियाओं से संबंधित तत्कालीन संगठनों, राजनीतिक दलों व दबावकारी गुटों का अधिक उपयुक्त अध्ययन है। यानी कि राजनीति, तुलनात्मक राजनीति में किसका अध्ययन करते हैं, जो राजनीति की संस्थाएं हैं, जो व्यवस्थाएं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। लेकिन तुलनात्मक राजनीति जो है राज्यों, उनकी संस्थाओं एवं राज्य की क्रियाओं से संबंधित तत्कालीन संगठनों, राजनीतिक दलों व दबावकारी गुटों का अधिक उपयुक्त अध्ययन है। जो तुलनात्मक राजनीति है इसको हमने कैसे समझा, सत्ता के बारे में, जो संस्थाएं हैं, जो व्यवस्थाएं चलाई जाती हैं, यानी सब चीज़ों के बारे में, वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है इन चीज़ों के बारे में। तो जो पॉलिटिक्स है इसको चलाने के लिए सभी संस्थाओं के बारे में अध्ययन करना पड़ता है, सभी जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उसके बारे में अध्ययन करना पड़ता है, तभी जा कर के पॉलिटिक्स में लोग सफल होते हैं। यानी पॉलिटिक्स में इतनी वाद विवाद होती हैं, कोई भी अगर विधेयक पास हो रहा है, कोई भी अधिनियम पास हो रहा है तो उसके विपक्ष में लोग हमेशा रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हर लोग किसी अधिनियम के या किसी विधेयक के पक्ष में होंगे। अधिनियम, बहुत से विधेयक ऐसे पास किए गए, ऐसे पेश किए गए जिनके विपक्ष में लोग रहे, जिसके कारण वो अधिनियम नहीं बन सका। ऐसे विधेयक बहुत सारे हमने पढ़ेंगे जो पेश तो किए गए परंतु उसके विपक्ष में लोग होने के कारण उसे अधिनियम नहीं बना पाए। तो ऐसे बहुत सारे जो बदलाव होते हैं वो राजनीति के तहत ही होते हैं। बदलाव जो होंगे वो राजनीति के द्वारा ही किए जाते हैं। तो हमने यहाँ पर राजनीति के बारे में समझा, उसको हम डिटेल से कैसे लिख सकते हैं, कैसे उसको समझ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा जा रहा है, विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म की जो विशेषताएं हैं, उनकी जो विशेषता है उसके बारे में हमें बताना है अच्छे से। देखिए पूंजीवाद की 3 विशेषताएं। पूंजीवाद की कितनी विशेषताएं, 3। फर्स्ट क्या है, वस्तु उत्पादन। पहला जो है वस्तु का उत्पादन करना। दूसरा है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत क्या होता है, यानी कि किसी वस्तु पर अधिक मूल्य कमाना, उसका जो सिद्धांत है उसके बारे में, ये उसकी विशेषता है पूंजीवाद की। और तीसरा है मुक्त श्रम। मुक्त श्रम की विशेषता है पूंजीवाद की विशेषता है।
तो हम देखेंगे पूंजीवाद राजनीतिक व्यवस्था में प्रभावी आर्थिक सत्ता का वैचारिक दर्शन है। यानी जो पूंजीवाद है, जो राजनीतिक व्यवस्था है, इसका जो आर्थिक सत्ता है, आर्थिक स्थिति जो है, आर्थिक सत्ता जो है, इसका वैचारिक दर्शन है। मार्क्स के अनुसार, मार्क्स ने क्या कहा है, इनके विचारों को पढ़ते हैं। मार्क्स ने बताया है, देखिए फर्स्ट है कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। इन्होंने पहले तो अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के बारे में बताया, यानी थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू के बारे में इन्होंने बताया है। इनके अनुसार क्या है, इनके अनुसार पूंजीपति के अनिवार्य रूप से मजदूरों के श्रम का शोषण करता है। यानी पूंजीपति जो होते हैं, जो पूंजीपति होते हैं, वो क्या करते हैं, मजदूरों के श्रम का शोषण करते हैं। इसका मतलब है जो मजदूर कार्य करते हैं, शोषण का मतलब हो गया जबरदस्ती उनसे काम कराना, या फिर एक तरीके से ये मान लें, वैसे अब जबरदस्ती काम कराना अपराध है, लेकिन शोषण किस प्रकार से कर सकते हैं, देखिए, या तो उन्हें कम वेतन दे सकते हैं, बहुत वेतन का अलग अलग जगह अलग अलग प्रावधान है, जरूरी नहीं है कि उनका वेतन फिक्स होता है। तो कम वेतन दे सकते हैं, उनसे अधिक कार्य करा सकते हैं, या फिर उतने ही वेतन में उनसे अधिक टाइम तक कार्य करा ले। तो एक प्रकार से मजदूरों का शोषण होता है। उसी से अपने लाभ की प्राप्ति करते हैं, और मजदूरों के शोषण से अपने लाभ की प्राप्ति करते हैं। जैसे एज ए एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि हम अगर कोई वर्कर्स है, उनको अगर कम पैसे दे रहे हैं और दुगना टाइम का काम करा रहे हैं, यानी कि अगर उनको कम वेतन दे रहे हैं और उनसे दुगना काम करा रहे हैं, तो इससे जो पूंजीपति है उनको लाभ की प्राप्ति होती है। क्योंकि अगर वो 2 दिन का काम एक ही दिन में करे और उनको एक ही दिन का वेतन दिया जाए, तो इससे लाभ होना निश्चय है। तो देखिए, मनुष्य इच्छाओं का समूह है, अपनी इच्छाओं की तृप्ति व वस्तुओं के उपभोग से करता है। यानी मनुष्य क्या है, इच्छाओं का समूह है। मनुष्य के अलग अलग इच्छाएं, हमेशा कोई ना कोई इच्छा मनुष्य के हृदय में, मनुष्य के पास होती ही रहती है। अपनी इच्छाओं की तृप्ति के लिए वह वस्तुओं के उपभोग से करता है। यानी अपनी इच्छाओं की तृप्ति वो कैसे करते हैं, वस्तुओं के उपभोग से करते हैं। वस्तु की इच्छा तृप्त करने के गुण को उसकी उपयोगिता कहते हैं। वस्तु दो प्रकार से मनुष्य, देखिए, वस्तु का प्रयोग 2 प्रकार से मनुष्य कर सकते हैं। वस्तु का प्रयोग मनुष्य कितनी प्रकार से कर सकते हैं, 2 प्रकार से कर सकते हैं। या तो वह स्वयं उसका उपभोग करे, या तो वह स्वयं उसे यूज करे, या किसी अन्य वस्तु का उसका विनिमय कर ले, यानी किसी अन्य वस्तु से उसका विनिमय कर ले। या तो वो उस सीधे वस्तु को उपयोग करे, या फिर उस वस्तु का विनिमय करे। देखिए, विनिमय की इस प्रक्रिया को विक्रय कहते हैं। यानी विनिमय की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विनिमय कहते हैं, विक्रय कहते हैं। यानी जो विनिमय की प्रक्रिया, क्रय विक्रय हम समझते हैं। क्रय मतलब होता है कोई चीज को हम खरीदते हैं, विक्रय मतलब कोई चीज को हम बेचते हैं, यानी कॉस्ट और सेल। तो वस्तु का प्रयोग मनुष्य 2 प्रकार से कैसे कर सकता है, या तो उसे वो स्वयं के लिए यूज करके करे, या फिर उसे बेच करके उसका उपयोग करे। अगर वस्तु को बेच कर उपयोग करें तो उससे भी हमें धन की प्राप्ति होगी, और अगर हम स्वयं उसका उपयोग करें तो उससे भी हमें लाभ अर्जित होगा। देखिए, एक वस्तु की दूसरी विनिमय किए जा सकने की साध्यता को ही उसका मूल्य कहते हैं। यानी मूल्य किससे कहते हैं, एक वस्तु की दूसरी विनिमय किए जा सकने की साध्यता जो होती है उसको मूल्य कहते हैं। इस तरह एक वस्तु का मूल्य उसकी विनिमय साध्यता यानी एक्सचेंज वैल्यू से निर्णित होता है। रिकार्डो जैसे अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रस्तुत मूल्य के श्रम सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक वस्तु का मूल्य उसके उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम काल से निर्धारित होता है। यानी वस्तु का मूल्य कैसे निर्धारित किया जाता है, किसी वस्तु का प्राइस जो है इतना क्यों होता है, कभी हम सोचें कि वस्तु का प्राइस आखिर इतना ही क्यों होता है, कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, तो वो किस अनुसार पर किया जाता है, प्रत्येक वस्तु का मूल्य उसके उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम काल से निर्धारित होता है। यानी उसके उत्पादन में कितने पैसे लगे, कोई चीज़ अगर हम उत्पादित कर रहे हैं, कुछ चीज़ का आप उत्पादन कर रहे हैं, तो उसमें कितने पैसे लगते हैं, कितनी उसमें श्रम लगती है, यानी कितना उसमें मेहनत लगता है, कितना उसमें टाइम लगता है, उस आधार पर जो वस्तु है उसका क्रय निर्धारित किया जाता है, उसका जो प्राइस है वो निर्धारित करते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था शोषण पर आधारित है। यानी जो पूंजीवादी व्यवस्था होती है वो किस पर आधारित होती है, शोषण से, हर प्रकार से। यानी पूंजीवादी जो है, पूंजीपति जो होते हैं, हर प्रकार से मजदूरों का शोषण करते हैं। यानी जो व्यवस्था है वो शोषण पर ही आधारित होती है, क्योंकि इसमें श्रम अधिक होता है। यह शोषण सर्वहारा का है, क्योंकि सर्वहारा शारीरिक श्रम से उत्पादन करता है। यानी कि ये जो शोषण है वो कैसा है, सर्वहारा है, क्योंकि जो सर्वहारा होते हैं वो शारीरिक श्रम से उत्पादन करते हैं, किंतु उसका लाभ पूंजीपतियों के हाथों में जाता है। यानी सर्वहारा है का मतलब क्या है कि लोग तो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसका लाभ एक्चुअल में उसका लाभ कौन लेता है, जो पूंजीपति होते हैं उसके लाभ को
उनके हाथों में जाता है। क्योंकि अगर कोई पूंजीपति उन्होंने मजदूरों को रखा है, मजदूरों से काम करा रहा है, तो उसको तो पैसे वो देंगे, लेकिन अगर उसका शोषण कर रहे हैं, क्योंकि अगर हो सकता है कि 6 घंटे काम कराना अलाउड है, लेकिन वो 8 घंटे काम करा रहे हैं उतने ही वेतन में, तो उनको लाभ होगा। जबकि आधुनिक वैज्ञानिक साधनों से युक्त मजदूर किसी वस्तु का उत्पादन करता है, तभी उस वस्तु का विनिमय मूल्य प्राप्त करता है। यानी आधुनिक वैज्ञानिक साधनों से युक्त जो मजदूर है वो क्या करते हैं, किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, तभी उस वस्तु का विनिमय मूल्य प्राप्त करते हैं, जो मूलतः उस वस्तु पर लगाए गए श्रम पर निर्भर करता है। यानी कि आधुनिक टाइम में क्या होता है कि जो वस्तु का विनिमय कैसे, यानी जो उस वस्तु का विक्रय मूल्य वो कैसे प्राप्त करते हैं, कि उस पर लगाए गए श्रम, यानी उस पर कितने मेहनत किए गए, और जो उसका टाइम है उसको जोड़ करके उसका जो मूल्य है उसको ज्ञात करते हैं। श्रमिक द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक उसके द्वारा किए गए श्रम के बराबर नहीं होता है, यानी श्रमिक द्वारा जो प्राप्त किए जाते हैं उसके बराबर नहीं होता है। इस तरह श्रमिक द्वारा सृजित मूल्य और उसके द्वारा प्राप्त मूल्य का अंतर अतिरिक्त मूल्य है, जो पूंजीपतियों की निरंतर पूंजी वृद्धि का कारण है। इसी प्रकार क्या होता है, जो मूल्य के कारण यानी अतिरिक्त मूल्य जो होता है, इसके कारण पूंजीपतियां जो होते हैं उनके जो निरंतर वृद्धि है, जो उनके धन की निरंतर वृद्धि होती है, यानी पूंजी वृद्धि जो होती है, ये मूल मेन कारण है। मार्क्स के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, अतिरिक्त मूल्य उन दो मूल्यों का अंतर है जो एक मजदूर पूरा करता है तथा पाता है। यानी कि जो अतिरिक्त मूल्य है वो दो चीज़ों पर निर्भर करता है। कैसे, एक तो जो मजदूर उसको पूरा करते हैं और दूसरे जो उसे पाते हैं। इस संदर्भ में जी.एन. सेवाइन का कथन है कि जी.एन. सेवाइन ने क्या कहा है, पूंजीवाद की रक्षा में श्रम शक्ति दो रूपों में कार्य करती है। यानी जो पूंजीवाद है इसकी रक्षा में श्रम और शक्ति दोनों रूपों में कार्य होती है। एक वह पदार्थ है जिसके लिए मजदूर निर्वाह मजदूरी प्राप्त करता है तथा साथ ही वह मूल का सृष्टा भी करता है। यानी कि एक वह पदार्थ होता है जिसके लिए मजदूर निर्वाह मजदूर करता है, यानी कि अपना जो निर्वाह मजदूर करता है। एक वो होता है कि मजदूर अपने जीवन के निर्वाह के लिए मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, इसके साथ ही वह मूल्य का सृष्टा भी करते हैं। पूंजीपति मजदूर की निर्वाह मजदूरी देने के बाद संपूर्ण मूल्य स्वयं ग्रहण करते हैं। यानी जो पूंजीपति होते हैं, जो मालिक होते हैं, वो क्या करते हैं, मजदूरों की निर्वाह मजदूरी, यानी उनके जीवन का निर्वाह हो जाए इतनी मजदूरी उन्हें देने के बाद जो संपूर्ण मूल्य बचता है वो अपने लिए ग्रहण करते हैं, यानी स्वयं यूज करते हैं। और दूसरा देखते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है, वस्तु उत्पादन। हमने पहले मूल्य उत्पादन, वस्तु उत्पादन के बारे में अब देखते हैं क्या कहा है, यानी कॉमोडिटी प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत वस्तु उत्पादन पर विशेष बल दिया जाता है। यानी जो पूंजीवादी व्यवस्था है उस पर किस पर बल दिया जाता है, तो वस्तु उत्पादन। वो सोचते हैं, इस पर बल दिया जाता है कि अधिक से अधिक वस्तु की उत्पादन हो जिससे हमें लाभ प्राप्त हो। इसी के माध्यम से पूंजी संग्रह और अभिवृद्धि की परिस्थितियां पैदा होती हैं। क्या होती है, पूंजी का जो संग्रह होता है और जो अभिवृद्धि की परिस्थितियां वो पैदा कैसे होती हैं, पूंजीवादी व्यवस्था के लिए वो पैदा होती हैं। वस्तु उत्पादन पूंजीवादी व्यवस्था में बहुत व्यापक हो जाता है और विनिमय के लिए इसका प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में होता है। यानी वस्तु उत्पादन में क्या होता है, पूंजीवादी व्यवस्था में बहुत व्यापक हो जाता है और विनिमय के लिए इसका प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में होता है। पूंजीपति श्रमिकों की वांछित एवं वास्तविक मजदूरी में की गई कटौती के अधिकांश को उत्पादन बढ़ाने के लिए पूंजी के रूप में लगाते हैं। जो पूंजीपति वो क्या करते हैं, मजदूरों की जो सैलरी यानी जो उनकी मजदूरी उसमें कटौती करते हैं और उसको जो कटौती करते हैं उसको किस रूप में लगाते हैं, पूंजी के रूप में लगाते हैं। उत्पाद के वास्तविक मूल्य से मजदूरी काटकर बची अतिरिक्त मूल्य पूंजीपति के समस्त उद्यम का लक्ष्य। यानी कि उत्पाद जितना होता है उसके जो उत्पाद का जो वास्तविक मूल्य, किसी चीज का जो उत्पादन हुआ है उसका जो वास्तविक मूल्य है, वास्तविक मूल्य से मजदूरी काट करके जो मजदूरी होती है उसको निकाल करके अतिरिक्त जो मूल्य बचता है वो पूंजी यानी पूंजीपति के समस्त उद्यम का लक्ष्य होता है। उसके बाद देखेंगे, ऐसा नहीं कि कोई वस्तु जितना उत्पादित हो रहा है वो पूरा मजदूरी में चला जा रहा है, उसमें बहुत फायदा होता है। जो वस्तु कोई उत्पादित हो रहा है तो उसमें से मजदूरी निकाल करके जो धन बचता है वो पूंजीपतियों के उद्गम का लक्ष्य होता है। पूंजीवादी प्रथा का सार है लगातार वस्तुओं यानी सामग्री के उत्पादन का विस्तार, उसकी खपत और लाभ। यानी पूंजीवादी व्यवस्था क्या होती है कि लगातार वृद्धि होती रहे, यानी जो उत्पादन है उसमें लगातार वृद्धि होती रहे, जो सामग्री है वो अधिक से अधिक उत्पादित हो और उसकी जो खपत है और वो लाभ यानी उसका खपत भी अधिक हो, तभी हमें लाभ मिलेगा, तभी पूंजीपतियों को क्या होता है, लाभ मिलता है। तो मार्क्स ने क्या कहा है, मार्क्स के अनुसार मानव और सामाजिक इतिहास को निर्धारित करने वाली शक्तियां आर्थिक हैं, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक नहीं। यानी जो
सामाजिक इतिहास क्या कहता है? सामाजिक इतिहास को मानव और सामाजिक इतिहास को निर्धारित करने वाली शक्तियाँ क्या हैं? आर्थिक हैं, सांस्कृतिक और राजनीतिक शक्तियाँ नहीं हैं। जीवन के भौतिक साधनों के उत्पादन की पद्धति सामाजिक, राजनीतिक तथा बौद्धिक जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया की विधि निर्धारित करती है और इन्हीं से सामाजिक ढांचे के साथ धार्मिक विश्वासों और दर्शन की रूपरेखा का भी निश्चय होता है। इसलिए उत्पादन की शक्तियाँ ही उत्पादन के संबंधों को स्वरूप प्रदान करती हैं। यानी जो उत्पादन की शक्तियाँ हैं वो उत्पादन के संबंधों को ही स्वरूप प्रदान करती हैं और उत्पादन के संबंधों पर ही सामाजिक संस्थाओं और दर्शन का ढांचा खड़ा होता है। यानी कि जो उत्पादन है, जितना अधिक उत्पादन होता है उतना अधिक पूंजीपतियों को लाभ होता है, क्योंकि अगर उत्पादन अधिक हो रहा है फिर भी मजदूरों को वेतन उतना ही देंगे, जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी ही उन्हें देंगे। तो जो अधिक उत्पादन होगा तो इससे पूंजीपतियों को अधिक लाभ होता है। उसके बाद मुक्त श्रम यानी फ्री लेबर के बारे में पढ़ते हैं। फ्री लेबर क्या है? पूंजीवाद के अंतर्गत मुक्त श्रम की व्यवस्था, यानी जो पूंजीवाद है इसके अंतर्गत मुक्त श्रम यानी फ्री लेबर की व्यवस्था है। व्यक्ति अपने परिश्रम और कौशल से जीवन में वांछित लाभ और सुख सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। यानी व्यक्ति के पास जो कौशल है, उसके अंदर जो गुण है, इससे वो अलग अलग देखिए, कोई कंपनी है काम करना है तो उसमें डिग्रियां मांगी जाती है, उसकी जो योग्यता है वो देखी जाती है, उसके आधार पर उन्हें काम दिया जाता है। पूंजीवादी व्यवस्था में श्रम को वस्तुतः जीवन का साधन माना गया है। यानी जो पूंजीवादी व्यवस्था है इसमें श्रम को यानी कार्य को जीवन का साधन माना गया है। वह मान्यता श्रमिकों के हित में नहीं थी, वह मान्यता श्रमिकों के हित में नहीं थी। यानी जो श्रमिक होते काम करते हैं उनके हित के लिए मान्यता नहीं होती। श्रम विभाजन कठोर था और श्रमिक को श्रम में आनंद का अनुभव, यानी श्रम विभाजन क्या होता है? कठोर होता है और श्रमिक के श्रम में आनंद का अनुभव नहीं हो सकता। यानी अगर कोई श्रमिक है वो कार्य कर रहा है तो उसमें कार्य में उनको आनंद का अनुभव कैसे हो सकता है? वह तो उत्पादन की एक कला की तरह है जिसे पूंजीपति प्रयुक्त करते हैं। श्रमिक को श्रम का वास्तविक मानसिक संतोष नहीं मिल सकता। वह निरंतर एक ही प्रकार का तथा अर्थहीन कार्य करने के लिए विवश होते हैं। यानी जो पूंजीपति होते हैं वो क्या करते हैं? श्रमिकों से कार्य कराते हैं, तो उनको एक ही कार्य करने में कौन सा आनंद मिलेगा? और इतना मजदूरी करना होता है। पूंजीपति जो होते हैं अगर जीवन निर्वाह योग्य केवल मजदूरी दे रहे हैं तो उनको डेली वो काम करना पड़ता है और उनको मजदूरी कितनी मिलती है? जीवन निर्वाह योग्य। ऐसा नहीं कि उत्पादन अधिक हो रहा है तो मजदूरी अधिक मिल जाएगी। पूंजीपति उससे लाभ कमाते हैं उत्पादन से। देखिए क्या है, श्रमिकों को श्रम का वास्तविक मानसिक संतोष नहीं मिल सकता। वह निरंतर एक ही प्रकार तथा अर्थहीन कार्य करने के लिए विवश हैं। पूंजीवाद में श्रम इसलिए मुक्त और निर्बंध है कि मजदूर स्वतंत्र रूप से अपने श्रम को नहीं बेच सकता है। दास प्रथा और किसानों को इतनी स्वतंत्रता प्राप्त है। यानी जो दास प्रथा होती है, यानी जबरदस्ती मजदूरी कराने की जो प्रथा होती है, दास प्रथा और किसानों को इतनी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती कि वो जो है मजदूर स्वतंत्र रूप से अपने श्रम को कहीं बेच सकता है। मजदूर कैसे, जो लोग इतना श्रम करते हैं, इतना कार्य करते हैं, इतनी मजदूरी करते हैं, उनको इतनी स्वतंत्रता कैसे प्राप्त हो सकती है? कि पूंजीवादी में श्रम इसलिए मुक्त और निर्बंध है कि मजदूर स्वतंत्र रूप से अपने श्रम को कहीं बेच नहीं सकता। यानी अपने श्रम को कहीं बेच सकता है। दास प्रथा और किसानों को इतनी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कि वो अपने श्रम को कहीं बेच सके। तो पूंजीवाद क्या होते हैं हमने समझा। इनको 3 तरीके से हम कैसे, एक तो वस्तु उत्पादन हमने पढ़ा, यहाँ पर भी हमने पढ़ा कि मुक्त श्रम कैसे होता है, वस्तु उत्पादन कैसे होता है, जो पूंजीपति हैं उनको लाभ किस प्रकार से होता है। तो हमने आज के जो टॉपिक्स हैं इसमें हमने पढ़ा था पहले तुलनात्मक राजनीति के बारे में, और जो दूसरा क्वेश्चन हमारा रहा है वो पूंजीपतियों के बारे में यानी कैपिटलिज्म के बारे में हमने पढ़ा। तो आई होप आपको जो क्वेश्चन है वो समझ में आ रहे होंगे। ये 5th सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर है। तो क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाएंगे, जैसे दीर्घ उत्तरी प्रश्न यानी लॉन्ग क्वेश्चन हैं, तो इनको जब पूछे जा रहे हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन को हमें अच्छे से डिफाइन करके उसको लिखना होगा। जो मेन पॉइंट है, जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा मेन पॉइंट है वस्तु का उत्पादन है, दूसरा जो था श्रमिकों के लिए था। तो इनको जब हम पूंजीपति के बारे में पूछ रहे हैं तो सब कुछ डिस्क्राइब करते हैं जिससे हमें अच्छे से समझ में आती है, इससे हमारी समझ भी डेवलप होती है। तो आई होप आपको क्लासेस समझ में आ रही होंगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको जो टॉपिक्स अच्छे से समझ में नहीं आए या फिर जो टॉपिक्स आपको पढ़ना है आप कमेंट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है हम कराएंगे। तो थैंक यू आज के लिए।